हेलो दोस्तों, नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। तो जिन्होंने नंबर सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो शुरुआत किया जाए भाई। तो हम स्टार्ट करते हैं इस खूबसूरत सी शाम के साथ नंबर सिस्टम। चलिए, तो नंबर सिस्टम क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में हम नंबर को किस तरीक़ा से क्लासिफाई कर सकते हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। तो जो नंबर होता है, जो संख्या होती है, वो बेसिकली 3 तरीक़ा से क्लासिफाई होती है। कौन कौन सा 3 तरीक़ा? तो वो पहला है रियल नंबर, दूसरा है इमेजनरी नंबर, इमेजनरी नंबर एंड थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है मेरे भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो संख्या जो है 3 प्रकार से होते हैं, इमेजनरी नंबर, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर वास्तविक संख्या क्या होती है? तो वो संख्या जिसे हम संख्या रेखा में प्रदर्शित कर सकें उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। हम इस पे डिटेल पे भी चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आप लोग को इमेजनरी नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा सा बता रहते हैं, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो जरा ध्यान से देखें। तो इमेजनरी नंबर की बात करें तो इसे हम डिनोट करते हैं आयोटा से, आई, इसे आयोटा बोलते हैं। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है √(-1). मतलब यहाँ से ये साफ होता है कि अगर रूट के अंदर माइनस रहे तो उसे हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या बोलते हैं। जैसे अगर हम आपके सामने एग्जाम्पल लेके चलें तो बोले √(-2), ये एक काल्पनिक संख्या है, क्योंकि रूट के अंदर क्या है मेरे भाई? नेगेटिव है। अगर इसे हम इस फॉर्मेट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसे हम √2 इंटू √(-1) लिख सकते हैं। √(-1) का वैल्यू क्या होता है? आयोटा। तो इसे हम बोल देंगे √2 आयोटा। जिन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आया है वो हम आगे चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जब हम घातांक तथा करनी, शॉर्ट्स एंड इंडेक्सेस पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे। सेकेंड, अगर हम एक एग्जांपल और लें, √(-5), तो ये भी क्या है मेरे भाई? इमेजनरी नंबर है, क्योंकि रूट के अंदर क्या है? नेगेटिव है। अगर इसे हम इस फॉर्मेट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं √5 इंटू √(-1). यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, √5 इंटू √(-1) का वैल्यू क्या है? आयोटा। तो ये भी क्या है मेरे भाई? इमेजनरी नंबर है। बोलिए, बात समझ में आ रहा है? अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, और ये जो होता है वो x प्लस आयोटा y होता है, जहाँ पर x एंड y जो होता है वो रियल नंबर होता है। क्या होता है मेरे भाई? रियल नंबर होता है। और ये जो आयोटा है ये मैंने अभी बताया, ये है इमेजनरी नंबर। मतलब यहाँ से ये साफ हो रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल नंबर तथा इमेजनरी नंबर का मिक्सचर है, मतलब मिला जुला रूप है। समझ में आ रहा है भाई? तो यहाँ तक मैंने आपको क्या बताया कि जो नंबर सिस्टम है वो 3 तरीक़ा से क्लासीफाई होता है, रियल नंबर, इमेजनरी नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। हालांकि रियल नंबर को हमें पढ़ना है विथ डेप्थ, तो हम रियल नंबर, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है मेरे भाई? रियल नंबर। तो आइए हम रियल नंबर पर चर्चा करते हैं। तो अगर हम आगे बात करें तो वो होता है रियल नंबर। तो मैंने अभी आपको बताया रियल नंबर क्या होते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वो संख्या जिसे हम संख्या रेखा में प्रदर्शित कर सकें वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे अगर मैंने आपके सामने एक संख्या रेखा बनाऊं तो संख्या रेखा क्या होती है? बीच में 0, इधर होती 1 2 3 ... प्लस इन्फिनिटी। अगर मैं इसके बाएं साइड जाऊं तो ये होता है -1 -2 -3 ... माइनस इन्फिनिटी। बेसिकली जो रियल नंबर होती है, रियल नंबर क्या होती है? -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक का वैल्यू होती है। अगर मैं संख्या रेखा में नंबर की बात करूं तो संख्या रेखा में आप लोग को कौन कौन सा नंबर दिख रहा है? तो आप बोलिएगा सर 1 2 3 भी दिखेगा, -1 -2 -3, आगे भी वैल्यू दिखेगा। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 0.5 है, तो आपका आंसर होगा हाँ 0.5 है, बट ये दिख नहीं रहा है। बट है तो सही 0.5। अगर मैं आपसे पूछूं कि 0.5 कहाँ पे रहेगा, तो आप बोलिएगा कि सर 0 और 1 के बीच में। अगर 0 और 1 के बीच में अगर मैं 0 और 1 को 10 हिस्से में डिवाइड कर दूं, 10 हिस्से में डिवाइड कर दूं, तो जो 5वां हिस्सा आएगा वही 0.5 होगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि संख्या रेखा में आप लोग को 2 तरीका का संख्या देखने को मिल रहा है, एक तो पूरा संख्या और एक तो दशमलव वाला संख्या।
इसी के आधार पे हम रियल नंबर को दो प्रकार से क्लासिफाई फिर से करेंगे। कौन कौन सा? तो एक तो पूरा पूरा नंबर और एक क्या? दशमलव। तो पूरा पूरा नंबर को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। तो जो रियल नंबर होता है वो दो प्रकार से क्लासिफाई होता है, पूर्णांक जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंटीजर, एंड सेकेंड जो होता है वो क्या था मेरे भाई? दशमलव, डेसिमल। बोलिए बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर मैं पूरा पूरा संख्या की बात करूं तो आप लोग अभी देखें कि आप संख्या रेखा में आप लोग को पूरा पूरा संख्या का तीन वैरायटी दिखाई दिया। एक तो धनात्मक में पूरा पूरा संख्या था, एक तो जीरो था, और एक क्या था? ऋणात्मक में था। तो इंटीजर जो होता है, जो पूर्णांक होता है, वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव इंटीजर, जीरो एंड नेगेटिव इंटीजर। और अगर मैं दशमलव की बात करूं तो दशमलव के भी दो वैरायटी होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करूं तो इसे हिंदी में हम शांत दशमलव बोलते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम अशांत दशमलव बोलते हैं। इसके बारे में हम आपको उदाहरण देके समझाएंगे। तो अगर मैं आपके सामने तीन उदाहरण लेके चलता हूं, कौन कौन सा तीन उदाहरण? अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 1/2, 1/3 और 22/7 ये कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर 1/2 मतलब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 0 0 1 आया, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, 2 5 10 मतलब ये आया 0.5। 0.5 के बाद ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। लेकिन अगर यहीं पे अगर मैं आपको बोलूं कि 1 को 3 से डिवाइड करो तो आप बोलिएगा सर 3 0 0 1 आया, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, 3 3 9, फिर से 1 आएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, 3 3 9 एंड सो ऑन। ऐसे ही चलते रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसका जो आंसर आया वो आंसर क्या आया मेरे भाई? 0.3333 एंड सो ऑन, आगे जा रहा है। वहीं अगर मैं आपके सामने तीसरे उदाहरण की बात करूं 22/7, अगर मैं 22 को 7 से डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा? 7 तिया 21 बचा 1, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, 7 1 7, यहाँ पे कितना बचा? 3, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, 7 चौके 28, यहाँ पे कितना आया? 2, पॉइंट लगा हुआ है 0 आ जाएगा, 7 दूना 14, यहाँ पे बचेगा 6, पॉइंट लगेगा 0 हो जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ते ही जाएगा, मतलब 3.142 ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहा है। तो मैं आपके सामने तीन उदाहरण लिया। इस तीन उदाहरण में आप लोग क्या देखें कि जो दशमलव है एक बार में तो शांत हो गया, बट बाकी दो बार में शांत नहीं हो रहा है, मतलब ये आगे बढ़ता जा रहा है। इसी के बिहाफ पे मैं दशमलव को दो प्रकार से क्लासिफाई किया, टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल अशांत दशमलव। अब जरा इस अशांत दशमलव को जरा ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। ये अशांत दशमलव में भी आपको दो वैरायटी नजर आ रहा है, एक तो रिपीट हो रहा है और एक रिपीट नहीं हो रहा है। इसी के आधार पे जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जो अशांत दशमलव है, उसे हम दो प्रकार से क्लासिफाई करेंगे। एक होगा रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल, और एक होगा नॉन रिकरिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग डेसिमल। एक होगा रिकरिंग डेसिमल और एक होगा नॉन रिकरिंग डेसिमल। इसे हिंदी में बोलते हैं आवर्ती दशमलव और इसे हम बोलते हैं अनावर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव मतलब रिपीट होने वाला, अनावर्ती दशमलव मतलब रिपीट नहीं होने वाला। बोलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब हम बात करेंगे इंटीजर के ऊपर, तो जरा ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। इंटीजर से जाने से पहले हम आप लोग को जरा रिकरिंग डेसिमल के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहते हैं। रिकरिंग डेसिमल, अगर रिकरिंग डेसिमल की बात करें तो हम आपको बताए थे 0.333 ऐसी है, तो इसे ही हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0. कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है? तो 3, तो हम यहाँ पे 3 लिख के यहाँ पर बार डाल देंगे, इसका मतलब सेम हुआ।
अगर इसे हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो इसे हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। अगर पॉइंट हटाएंगे तो 3 आएगा। कितना डिजिट पे बार लगा है, एक डिजिट पे, तो 1 9 डाल देंगे। अगर यहाँ पे कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये 1/3 ही आएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मैं आपके सामने 0.272727 डॉट 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 लिखूँ तो इसे अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, 0.27 के ऊपर बार। क्यों? क्योंकि 27 रिपीट हो रहा है। अगर इसी तरीक़ा से अगर मैं इसे फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, 27 बाई कितना डिजिट पे बार लगा है, 2 डिजिट पे, तो 99 हो जाएगा। अगर मैं एक एग्जांपल और लेके चलूँ, जैसे 0.343 डॉट डॉट डॉट, तो इसे अगर मैं बार के टर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, 0.343 के ऊपर बार, क्योंकि 3 डिजिट रिपीट हो रहा है। अगर इसे मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, 343 डिवाइडेड बाय 999, क्योंकि 3 डिजिट रिपीट हो रहा है। एक्चुअली में ये आया कहाँ से, इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। जिससे अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल की बात करूं तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या था कि 0.272727 डॉट 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 डॉट। अगर इसे मैं x मान लूं तो आगे अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 मान के चलूं तो अगर मैं यदि दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इधर भी 100 का गुणा कर दूं, अगर इधर भी 100 का गुणा करूं तो पॉइंट 2 डिजिट खिसक जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 27.2727 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करूं तो 100 में से x माइनस होगा तो 99x होगा। और यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, पॉइंट से पहले 27 है, यहाँ पॉइंट से पहले क्या है, 0 है। 27 में 0 माइनस करेंगे तो आएगा 27। पॉइंट के बाद सारा मटेरियल सेम है तो ये माइनस होके क्या हो जाएगा, 0। हालांकि अगर मैं इसे x का वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितना आ जाएगा, 27 डिवाइडेड बाई 99, जो कि मैं अभी आप लोग को बताया था कि इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.27 के ऊपर बार। और इसी को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो ऊपर पॉइंट हटाएंगे तो 27, और कितना डिजिट पे बार लगा हुआ है, 2 डिजिट पे, तो 2 9 हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिए, ये प्रूफ भी हो गया। बोलिए बात समझ में आ रहा है मेरे भाई? वेरी गुड। अब हम बात करते हैं, हालांकि रिकरिंग डेसिमल का एक स्पेशल टॉपिक आगे भी हम पढ़ेंगे, उस टाइम में हम आपको इसको डेप्थ पे बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ा जाए तो आगे अगर मैं इंटीजर पे बात करूं तो इंटीजर को हम 3 प्रकार से क्लासिफाई किए थे। इंटीजर बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो इंटीजर। अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात करूं तो कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर मैं नेगेटिव इंटीजर की बात करूं तो -1 -2 -3 -4 डॉट 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 सो ऑन। एंड जीरो इंटीजर तो इकलौता जीरो होगा। अगर इस पॉजिटिव इंटीजर की बात करूं तो पॉजिटिव इंटीजर को ही हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, हिंदी में से प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और अगर यदि मैं पॉजिटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर को मिला दूं तो जो समुच्चय बनेगा वो बनेगा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसे हम बोलेंगे होल नंबर, पूर्ण संख्या। बोलिए बात समझ में आ रहा है मेरे भाई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई, अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर को हम लोग 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन सा? तो फर्स्ट होता है प्राइम नंबर, जिसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। सेकेंड होता है कंपोजिट नंबर, जिसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं। और थर्ड होता है परफेक्ट नंबर, जिसे हम संपूर्ण संख्या बोलते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड परफेक्ट नंबर को समझने से पहले हमें फैक्टर को समझना जरूरी है। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। आइए सबसे पहले हम फैक्टर समझते हैं। फैक्टर क्या होता है? जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेके चलूं, 6। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए ऐसा कौन कौन सा संख्या है जो 6 को काटता है, तो आप बोलिएगा सर 1 2 3 एंड 6। ये चारों जो संख्या है वो 6 को क्या करता है, काटता है। तो ये 6 के क्या हो जाएंगे मेरे भाई,
फैक्टर हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। उसी तरीका से अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 इसके फैक्टर बताइए, तो आप बोलिएगा सर ऐसा कौन कौन सा संख्या है जो 8 को काटता है, तो आप बोलिएगा सर 1 2 4 एंड 8। ये जो संख्या होते हैं वो 8 को क्या करते हैं, पूरे पूरे काट देते हैं, पूरे पूरे डिवाइड कर देते हैं, तो ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं 10 के बताइए फैक्टर कितने होंगे, तो आप बोलिएगा सर 1 2 5 एंड 10। ये 4 इसके क्या हो गए मेरे भाई, फैक्टर हो गए। बोलिए फैक्टर समझ में आ गया, वेरी गुड। अगर फैक्टर समझ में आ गया तब मैं आपको प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड परफेक्ट नंबर को आपको मैं अच्छे से समझा पाऊंगा। चलिए मेरे भाई अब हम समझते हैं प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड परफेक्ट नंबर होता क्या है। तो अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके केवल और केवल दो फैक्टर हो, जिसके केवल और केवल क्या होते हैं, दो फैक्टर। तो अ नंबर having only two factors, a number having only two factors, वो नंबर जिसके केवल और केवल क्या है, दो फैक्टर ही हो, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। अगर मैं कंपोजिट नंबर की बात करूं तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, अ नंबर having more than two factor, more than two factors, मोर देन टू फैक्टर्स, ऐसी संख्या जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। परफेक्ट नंबर पे हम बाद में आएंगे, पहले हम प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर को और अच्छे से समझ लेते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए मेरे भाई, मैं आपके सामने कुछ संख्या लिखता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए मेरे भाई 1 के कितने फैक्टर हैं, तो आप बोलेंगे सर 1 केवल 1 ही 1 को काटता है। अगर मैं 2 का फैक्टर पूछूं तो 1 एंड 2 ये दो संख्या 1 2 को काटती है। अगर मैं 3 के फैक्टर की बात करूं तो कौन कौन सा होगा 3 का फैक्टर, 1 एंड 3। अगर मैं 4 का फैक्टर की बात करूं तो क्या देगा, 1 2 एंड 4, यही तीन संख्या 4 को पूरा पूरा काटती है। अगर मैं 5 के फैक्टर की बात करूं तो 1 एंड 5। इसी तरीके से अगर मैं 6 के फैक्टर की बात करूं तो क्या होगा, 1 2 3 एंड 6। अगर मैं 7 के फैक्टर की बात करूं तो क्या होगा, 1 एंड 7। अगर मैं 8 के फैक्टर की बात करूं तो 1 2 4 एंड 8, ये इसके फैक्टर हो गए। अगर मैं 9 के फैक्टर की बात करूं तो क्या आ जाएगा, 1 3 9। अगर मैं 10 के फैक्टर की बात करूं तो क्या आएगा, 1 2 5 एंड 10। ये इसके क्या हो गए मेरे भाई, फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए। बोलिए समझ में आ गया। अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि बताइए ऐसा कितनी संख्या है केवल जिसके केवल दो ही फैक्टर हो, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसके केवल और केवल क्या हो, दो ही फैक्टर हो, तो आप बोलेंगे सर 2 देखिए इसका केवल दो फैक्टर है, 3 इसका केवल क्या है, दो फैक्टर है, 5 इसका केवल क्या है, दो फैक्टर है, 7 इसका केवल क्या है, दो फैक्टर है। इसके अलावा कोई संख्या नहीं है, आगे भी मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये सब क्या हो गए, ये सब प्राइम नंबर हो गए, क्योंकि प्राइम नंबर का कंडीशन क्या था, जिस वो नंबर जिसके केवल केवल क्या हो, दो ही फैक्टर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो 2 3 5 और 7 क्या हो गए मेरे भाई, प्राइम नंबर हो गए। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कितनी संख्याएं हैं जिसका दो से ज्यादा फैक्टर है, तो आप बोलेंगे सर 4। 4 का देखिए दो से ज्यादा फैक्टर है, 6 6 का देखिए दो से ज्यादा फैक्टर है, 8 8 का देखिए दो से ज्यादा फैक्टर है, 9 9 का देखिए दो से ज्यादा फैक्टर है, एंड 10 10 का भी क्या है, दो से ज्यादा फैक्टर है। तो ये क्या हो गए मेरे भाई, तो ये मेरे भाई कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसके दो से क्या है, ज्यादा फैक्टर है। लेकिन 1 को जरा ध्यान से देखिए मेरे भाई, 1 का ना तो दो फैक्टर है ना ही दो से ज्यादा फैक्टर है, इसीलिए 1 ना तो प्राइम नंबर होगा ना ही कंपोजिट नंबर होगा। इसीलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 each neither prime nor composite। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। बोलिए यहां तक समझ में आ गया, वेरी गुड। अगर मैं इसी में आपसे पूछूं कि बताइए मेरे भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप बोलिएगा सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 है, क्योंकि 2 से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं इसी में आपसे पूछूं कि बताइए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है,
तो विषम संख्या में अभाज्य संख्या कौन सा है? 3। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सा होगा मेरे भाई? 3 होगा। और अगर मैं आपसे एक चीज और पूछूं कि जितना भी अभाज्य संख्या है इसमें जरा देखिए 2, 3, 5, 7, उसके बाद आएगा 11, 13, 17, 19, ये सारा का सारा अभाज्य संख्या जो है वो सारा का सारा क्या है? विषम संख्या होगा। विषम संख्या होगा मतलब सम संख्या में केवल एक ही अभाज्य संख्या मिलेगा और वो क्या है मेरे भाई? 2 है। तो इसीलिए 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी होगा। समझ में आ गया मेरे भाई? ओके। अगर मैं इसी में आपसे पूछूं कि बताइए भाई सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो भाज्य संख्या कौन सी है मेरे भाई? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? 4 होगी, क्योंकि 4 से ही स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं इसी में आपसे पूछूं कि बताइए सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होगी, तो आप बोलेंगे सर सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या जो होगा वो होगा 9। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सा होगा? 9। बोलिए यहां तक आप लोगों को क्लियर है? वेरी गुड। चलिए तो हम कुछ पॉइंट लिखाते हैं प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर पे बिहाफ पे, तो जरा उसको ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। तो अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, अगर मैं अभाज्य संख्या की बात करूं तो अभाज्य संख्या कौन कौन सा? अगर मैं 1 से 10 तक के अभाज्य संख्या की बात करूं तो क्या आएगा? 2, 3, 5, 7, उसके बाद कौन सा आएगा मेरे भाई? उसके बाद आएगा 11, 13, 19 एंड सो ऑन, ऐसे आगे चलेगा। ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। अब जरा एक बात बताओ मेरे भाई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है? 2। तो 2 इज स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। 2 तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? 3। तो 3 इज स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। क्लियर मेरे भाई? थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो जरा एक बात बताइए मेरे भाई कि 3, 5 और 7 को जरा घूर के देखिए, तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। मतलब ये एक क्रम में आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा पेयर आपको और कहीं नहीं मिलेगा। 3, 5 और 7 ही वो पेयर है जो एक क्रम में आता है। तो 3, 5 and 7 are 3 consecutive प्राइम नंबर। 3, 5, 7 जो है ये 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्रमागत अभाज्य संख्या है, क्रम में आने वाला। इसके अलावा ऐसा कोई भी अभाज्य संख्या नहीं मिलेगा जो क्रम में आएगा। जैसे देखिए 11 आप क्या है? 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर। ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुका है। तो बोलिए मेरे भाई यहां तक समझ में आ गया? ओके। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए तो हम आप लोग कुछ और बताना चाहते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो ऑल प्राइम नंबर greater than 3 are in the form 6k plus minus 1। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जितने भी प्राइम नंबर हैं, जितने भी अभाज्य संख्या हैं, बट 3 से बड़े होने चाहिए, वो 6k plus minus 1 फॉर्म में होगा। जैसे एग्जांपल अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 को हम लोग 6 एका 6 minus 1 लिख सकते हैं, देखिए 6k minus 1 फॉर्म। अगर मैं 7 की बात करूं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 6 into 1, 6 का 6 plus 1, 6k plus 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं 11 की बात करूं तो 11 कैसे लिखेंगे? 6 into 2 minus 1, 6 गुना 12, 6k minus 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जितने भी प्राइम नंबर हैं जो कि 3 से बड़े हैं उसे हम 6k plus minus 1 फॉर्म में लिख सकते हैं। बट इसका उल्टा ट्रू नहीं है। मतलब जो भी संख्या 6k plus minus 1 फॉर्म में है वो जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर होगा। जैसे अगर मैं आपके सामने लिखूं 25 प्राइम नंबर नहीं है। 25 एक कंपोजिट नंबर है, एक भाज्य संख्या है, बट इसे भी हम 6k plus minus 1 फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? 6 चौके 24 plus 1 देखिए लिख सकते हैं, बट ये प्राइम नंबर तो नहीं है। नहीं, तो इसका
उल्टा सही नहीं है, बट इसका ये चीज सही है कि यदि अगर प्राइम नंबर 3 से बड़ा है तो उसे 6 के +-1 फॉर्म में लिख सकते हैं, बट इसका उल्टा, इसका रिवर्स जो है वो ट्रू नहीं है। बोलिए बात समझ में आ गया भाई? चलिए वेरी गुड। तो मैं प्राइम नंबर के बारे में सारा का सारा पॉइंट कवर कर चुका हूं। अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। किसकी मेरे भाई? कंपोजिट नंबर की बात करते हैं, भाज्य संख्या की बात करते हैं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। अगर मैं आपसे 1 से 10 तक भाज्य संख्या की बात करूं तो कौन कौन सा आएगा? तो आप बोलेंगे सर 4, 6, 8, 9, 10, 12, यही आएगा भाई। 2 तो आएगा नहीं, 3 तो आएगा नहीं, 4 नहीं आएगा, 4 आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा। अगर मैं इसी में आपसे पूछूं कि बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो क्या बोलिएगा सर? 4। तो यहां पे लिखेंगे 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अगर मैं सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या की बात करूं तो कौन सी होगी? 9। 9 इज स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। बोलिए यहां तक समझ में आ गया मेरे भाई? तो कंपोजिट नंबर क्लियर है, प्राइम नंबर क्लियर है, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको परफेक्ट नंबर समझाते हैं। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, इसे हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। परफेक्ट नंबर क्या होता है, ऐसा डिफाइन करेंगे। परफेक्ट नंबर क्या होता है? द सम ऑफ all factors excluding that number are also that number. The sum of all factors excluding that number are also that number is called perfect number. अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो क्या होगा? परफेक्ट नंबर वो नंबर होगा जिसका फैक्टर का सम अगर उसी नंबर के बराबर हो जाए, बट वो नंबर को नहीं लेना है, तो वो क्या कहलाएगा? परफेक्ट नंबर कहलाएगा। हालांकि डेफिनेशन से ज्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा, इसे मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। अगर मैं आपके सामने 6 लिखूं, 6 की बात करूं, मैं बोलूं 6 का फैक्टर बताइए, तो आप बोलिएगा सर 1, 2, 3 एंड 6। यही संख्या 6 को काटता है। अब परफेक्ट नंबर के लिए कंडीशन क्या था कि वो जो नंबर था वो नंबर को एक्सक्लूड कर देना है, और बाकी जो फैक्टर है उसका सम कीजिए। 1 + 2 + 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6। देखिए 6 वापस वो नंबर आ गया, मतलब ये नंबर क्या है? परफेक्ट नंबर है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी नंबर का फैक्टर का सम, बट वो फैक्टर जो वही नंबर खुद है उसे हटा दिया जाए, अगर वही नंबर मिल जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट नंबर बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल और लिया जाए, अगर मैं बोलूं 8, बताइए 8 परफेक्ट नंबर है कि नहीं? तो आप क्या कीजिएगा? इसका फैक्टर निकालिए। 1, 2, 4, 8। अब वही नंबर को एक्सक्लूड कर देना है, बाकी का सम कीजिए। 4 + 2 6, 6 + 1 7, बट ये है कितना? 8। तो ये परफेक्ट नंबर नहीं होगा। बोलिए मेरे भाई समझ में आ रहा है? इसी तरीका से अगर मैं 10 की बात करूं, चेक करना है 10 परफेक्ट नंबर है कि नहीं, तो सबसे पहले इसका क्या निकालिए? फैक्टर निकालिए। कौन कौन सा होगा फैक्टर? 1, 2, 5 एंड 10। तो वो जो नंबर है उस नंबर को एक्सक्लूड कर देना है, बाकी का सम निकालिए। 5 + 2 7, 7 + 1 8, 8 आया, बट ये है कितना? 10। तो ये परफेक्ट नंबर नहीं होगा। अगर मैं आपसे बात करूं 28, जरा 28 को चेक करके बताइए, तो इसका फैक्टर बताइए, तो क्या आएगा? 1, 2, 4, 7, 14
एंड 28। बोलिए समझ में आ रहा है? बट वही नंबर जो फैक्टर में आ रहा है उसे एक्सक्लूड कर देना है और बाकी जो फैक्टर बचा उसका सम निकालिए। अगर ये नंबर वापस मिल गया तो ये परफेक्ट नंबर होगा। तो 14 प्लस 7 21, 21 और 4 25, 25 और 2 27, 27 और 1 28, तो वही नंबर मिल गया। मतलब ये क्या है मेरे भाई? परफेक्ट नंबर होगा। बोलिए परफेक्ट नंबर क्लियर है मेरे भाई? वेरी गुड। तो इसी में कुछ पॉइंट आपको लिखना है। क्या लिखना है? स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर 6 is स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर। अगर हम सबसे छोटी संपूर्ण संख्या की बात करें तो वो क्या होगा? 6। अगर मैं 28 की बात करूं तो 28 एकमात्र 2 अंकों का परफेक्ट नंबर है। तो 28 इज ओनली 2 डिजिट परफेक्ट नंबर। बोलिए मेरे भाई परफेक्ट नंबर क्लियर है? चलिए वेरी गुड। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब अगर यदि मैं इंटीजर को, हमने इससे पहले इंटीजर को क्लासिफाई किया था। इंटीजर जो है वो 3 प्रकार के थे, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो इंटीजर। अगर मैं इंटीजर को एक तरीका से और मैं क्लासिफाई करूं, इंटीजर, अगर मैं इंटीजर को एक तरीका से और क्लासिफाई करूं तो इंटीजर 2 टाइप के होंगे। एक होगा इवन नंबर, इवन नंबर, और एक होगा ऑड नंबर। अगर मैं इवन नंबर की बात करूं तो इवन नंबर क्या होते हैं? वो संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, इवन नंबर होंगे। जैसे 0, 2, 4, 8 एंड सो ऑन। तो ये क्या होंगे? इवन नंबर, सम संख्या होंगे। अगर मैं सम संख्या की बात करूं तो सम संख्या हमेशा 2n के फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे? 2n के फॉर्म में होंगे। n की जगह में कुछ भी मान रखिएगा, हमेशा एक इवन नंबर मिलेगा। अगर मैं ऑड नंबर की बात करूं तो वो संख्या जो 2 से ना कटे उसे हम क्या कहेंगे? ऑड नंबर कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। अगर मैं ऑड नंबर की बात करूं तो 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये क्या है? ऑड नंबर है। अगर मैं ऑड नंबर की बात करूं तो ऑड नंबर जो है हमेशा 2n प्लस माइनस 1 फॉर्म में होगा। अगर n की जगह में कोई भी मान रखिएगा, हमेशा आपको क्या मिलेगा? एक ऑड नंबर मिलेगा। बोलिए यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। इवन नंबर एंड ऑड नंबर में कुछ प्रॉपर्टी आप लोग को ध्यान रखना है। क्या? कि अगर इवन नंबर में इवन नंबर को जोड़िएगा तो हमेशा इवन नंबर मिलेगा। अगर मैं ऑड नंबर में ऑड नंबर को ऐड करूं तो हमेशा इवन नंबर मिलेगा। अगर मैं इवन नंबर में ऑड नंबर को ऐड करूं, अगर मैं इवन नंबर में ऑड नंबर को ऐड करूं तो हमेशा ऑड नंबर मिलेगा। बोलिए यहां तक क्लियर है मेरे भाई? इवन नंबर में इवन नंबर को ऑड ऐड करेंगे, इवन नंबर में इवन नंबर को ऐड करेंगे तो हमेशा इवन नंबर मिलेगा। ऑड नंबर में ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो हमेशा इवन नंबर मिलेगा। अगर मैं इवन नंबर में ऑड नंबर को ऐड करूं, इवन नंबर कोई सा भी ले लीजिए, जैसे इवन नंबर है 6, ऑड नंबर है 7, जैसे ऑड नंबर है 5, 6, 5, 11, ऑड नंबर आ गया। तो ये प्रॉपर्टी आप लोगों को क्या करना है? ध्यान रखना है मेरे भाई। बोलिए समझ में आ रहा है? अगर मैं सेकंड प्रॉपर्टी की बात करूं, यदि अगर इवन नंबर में इवन नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इवन नंबर में इवन नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं तो हमेशा इवन नंबर मिलेगा। यदि ऑड नंबर में ऑड नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं तो हमेशा ऑड नंबर मिलेगा। ठीक है? यदि मैं इवन नंबर में ऑड नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं तो हमेशा इवन नंबर मिलेगा। तो ये भी प्रॉपर्टी आप लोग को क्या करना है? ध्यान रखना है। बोलिए यहां तक क्लियर है मेरे भाई? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मैंने आपको इवन नंबर एंड ऑड नंबर बता दिया, मैंने आपको प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, परफेक्ट नंबर बता दिया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यदि मैं प्राइम नंबर की बात करूं, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या की बात करूं तो अभाज्य संख्या को भी हम 3 तरीका से क्लासिफाई कर सकते हैं। बेसिकली हम 2 तरीका से ही क्लासिफाई करते हैं। क्या होगा? तो फर्स्ट होगा को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, या फिर इसे ही हम रिलेटिव प्राइम में बोलते हैं, रिलेटिव प्राइम। कहीं कहीं को प्राइम और रिलेटिव प्राइम को अलग अलग क्लासिफाई किया जाता है, बट हम दोनों को एक ही साथ किया कर देते हैं। ठीक है? तो ये को प्राइम नंबर है, ये को प्राइम नंबर या रिलेटिव प्राइम नंबर। और सेकंड जो होता है वो होता है ट्विन प्राइम।
क्या होता है मेरे भाई, ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम। अगर मैं को प्राइम नंबर की बात करूं तो वे दो नंबर को प्राइम होंगे जिसका HCF क्या रहेगा, 1। HCF 1 इन द सेंस दोनों में कोई कॉमन ना रहे। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो भाई 3 एंड 5, 3 और 5 दोनों में कोई कॉमन नहीं है एक के अलावा, तो ये क्या होंगे भाई, को प्राइम या रिलेटिव प्राइम। जैसे अगर मैं 3 को एक्सपेंड करूं तो इसको 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, 5 को मैं अगर तोड़ूं तो इसको 5 इंटू 1 लिख सकते हैं। देखिए केवल एक ही कॉमन है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो ये क्या होगा भाई, को प्राइम या रिलेटिव प्राइम होगा। इसी तरीके से मैं अगर एक एग्जांपल और ले लूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 एंड 6 क्या ये को प्राइम है, तो आंसर होगा नहीं। क्यों, क्योंकि इसका HCF 1 नहीं है। कैसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 जो होगा, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1। अगर मैं 6 की बात करूं तो इसको क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो जरा ध्यान से देखिए, 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, तो इसका HCF 1 नहीं है, तो ये को प्राइम नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई। इसी तरीके से अगर मैं को प्राइम नंबर के और एग्जांपल लेके चलूं तो भाई ये होगा 7 11, ये भी को प्राइम नंबर है। अगर मैं 2 3 की बात करूं तो ये भी को प्राइम नंबर है। 5 7 की बात करूं तो ये भी को प्राइम नंबर है। बोलिए को प्राइम नंबर रिलेटिव प्राइम नंबर क्लियर हो गया, वेरी गुड। अगर मैं ट्विन प्राइम की बात करूं तो वो दो प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस क्या रहे भाई, जिसका डिफरेंस 2 रहे, ऐसा प्राइम नंबर, ऐसा अभाज्य संख्या जिसका डिफरेंस 2 रहे, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें मेरे भाई, एग्जांपल की बात करें तो हो जाएगा 5 7। देखिए दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 का है। ठीक है, सेम टू सेम 11 13, ये भी ट्विन प्राइम नंबर है, इसका डिफरेंस भी कितना है, 2 है। समझ में आ रहा है। 17 19, ये भी क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है, इसका भी डिफरेंस क्या है मेरे भाई, 2 है। बोलिए यहां तक क्लियर हो गया भाई। तो मैंने अभी तक आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में सारा का सारा क्लासिफिकेशन समझा दिया है। अब मैंने इसमें आपको प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर को 2 टाइप में, कंपोजिट नंबर एंड ट्विन प्राइम नंबर भी आपको अच्छे से क्लियर करा दिया। चलिए भाई, अब हम इसका लास्ट क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं, लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं। और वो लास्ट टॉपिक क्या है मेरे भाई, रेशनल नंबर। तो नेक्स्ट है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं और इसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जरा ध्यान से देखिए मेरे भाई, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर वो संख्या होते हैं, वो नंबर होते हैं जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें। ऐसा नंबर जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें जहां पर q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए एंड p तथा q, p तथा q दोनों क्या होना चाहिए मेरे भाई, इंटीजर। दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। अगर मैं परिमेय संख्या के एग्जांपल की बात करूं तो 2/3 ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि देखिए इसे हम p बटा q के फॉर्म में लिख दिए और 2 और 3 दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, बता दिए थे पूरा पूरा। इसी तरीके से -3/4 ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे भी p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और -3 एंड 4 क्या है, -3 एंड 4 क्या है मेरे भाई, ये एक पूर्णांक है। इसी तरीके से क्या 0 0 भी एक परिमेय संख्या, हाँ 0/1 लिख सकते हैं, ये भी p बटा q के फॉर्म में है। q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, लेकिन यहाँ q तो 1 के बराबर है, तो ये p बाई q के फॉर्म में है। और 0 और 1 क्या है मेरे भाई, इंटीजर है, तो ये क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। मतलब जो भी संख्या जिसे हम p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे मेरे भाई, रेशनल नंबर कहेंगे। अब जरा एक बात बताइए मेरे भाई, हम अभी तक जो जो संख्या पढ़े उसमें आपको कौन कौन सा रेशनल नंबर मिला था। अगर मैं डेसिमल की बात करूं, अगर मैं ऑल इंटीजर, जितना भी इंटीजर है, ऑल इंटीजर्स, जितना भी इंटीजर्स है, मैंने आपको संख्या को 2 भाग में डिवाइड किया था, इंटीजर्स एंड डेसिमल। तो जितने भी इंटीजर है वो तो रेशनल नंबर होंगे, क्योंकि उसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर मैं डेसिमल की बात करूं तो डेसिमल को आप कौन कौन सा डेसिमल को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो मैं अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करूं, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल,
आर रेशनल नंबर। तो मैं क्या बता रहा हूँ, इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है और नॉन टर्मिनेटिंग का जो रिकरिंग डेसिमल है, वो क्या कहलाएंगे, वो रेशनल नंबर कहलाएंगे, क्योंकि उसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। अगर इरेशनल नंबर की बात करें तो इरेशनल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में जो है नहीं लिख सकते, उसे हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे 22/7 पाई, जिसे हम पाई कहते हैं, पाई। पाई जो है एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई को जब आप तोड़िएगा, पाई को जब आप सॉल्व कीजिएगा, तो ये कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा, ये चलता जाएगा, बट ये रिपीट भी नहीं करेगा। ठीक है, तो इसे हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, तो ये क्या होगा मेरे भाई, इरेशनल नंबर होगा। जैसे अगर मैं ई की बात करूं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये भी क्या है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। अगर मैं √2 की बात करूं, √3 की बात करूं, ठीक है, ये सारा का सारा क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, क्योंकि जब इसका आप रूट निकालिएगा तो ये कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा, ये बढ़ता जाएगा, तो इसे हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। मतलब जिसका भी रूट ना निकले वो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन अगर इसी में मैं आपसे पूछूं कि √4, क्या √4 इरेशनल नंबर है, नहीं, क्योंकि √4 का रूट होता है 2, और 2 क्या है, एक इंटीजर है, तो ये क्या कहलाएगा मेरे भाई, रेशनल नंबर कहलाएगा। बोले मेरे भाई रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्लियर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे भाई बताइए, हम अभी तक जितने भी क्लासिफिकेशन पढ़े हैं उसमें से इरेशनल नंबर में कौन आएगा, तो इरेशनल नंबर में कौन सा आएगा मेरे भाई, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। तो क्या लिखेंगे, नॉट नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल आर इरेशनल नंबर। कौन से होंगे मेरे भाई, इंटीजर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे। और अगर इरेशनल नंबर की बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे, और वो सारे इसके क्या है, एग्जाम्पल है। तो मेरे भाई इस प्रकार हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। तो पढ़ते रहिए। गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।